अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 24 न्यूज़ HD पर आप देख रहे हैं स्पेशल ट्रांसमिशन। मैं हूं आपकी मेज़बान रमशा कमल। आज जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं वो मेयर कराची वसीम अख्तर साहब ने यह ऐलान किया है कि 100 रोज़ा हमारा कराची प्रोग्राम जो है इसका आगाज़ किया जाएगा और 100 दिन के अंदर जो कराची के मसाइल है, जिसमें सड़कें तामीर करना भी शामिल है, सेहत के मसाइल हैं, अस्पतालों की सूरत हाल है, तालीम की सूरत हाल है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, तमाम मसाइल को हल करने की कोशिश की जाएगी। और मेयर कराची वसीम अख्तर साहब ये भी कहते हैं कि हम पुरअज़्म हैं, तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलना चाहते हैं ताकि जो कराची के मसाइल हैं वो हल हो सके। इससे पहले भी हमने देखा था कि जब वसीम अख्तर साहब जेल में मौजूद थे तो उनका ये कहना था कि मैं जल्द अज जल्द जेल से बाहर आकर अवाम की खिदमत करना चाहता हूं। और वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से भी उन्होंने मुतालबा किया था कि ज्यादा से ज्यादा जो कराची है उस पर भी फोकस किया जाए, पंजाब के साथ साथ सिंध की सूरत हाल को भी देखें और हमारा साथ दें, जो बजट्स हैं वो फौरी तौर पर रिलीज किए जाए ताकि हम काम कर सकें। अपने मेहमानों का तारुफ आपसे कराती चलूं। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है MQM के रहनुमा रेहान हाशमी साहब ने, साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से शैला रजा साहिबा हमारे साथ मौजूद है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल की जानिब से मुझे ज्वाइन किया है नुसरत सहार अब्बासी साहिबा ने। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपसे बात करते हैं रेहान हाशमी साहब। जैसे कि हम देख रहे हैं कि वसीम अख्तर साहब आज मैदान में फुल फॉर्म में कूद चुके हैं और अब उन्होंने ये कहा है कि 100 डेज के अंदर कराची की सूरत हाल बिल्कुल तब्दील हो जाएगी। कराची इतना बड़ा है, मसाइल का अंबार लगा हुआ है, आपको लगता है कि 100 दिन के अंदर ये मसाइल हल हो सकते हैं? फिर दूसरे बजट के भी इश्यूज हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं तस्हीह कर दूं कि कराची के हवाले से तो बात की है ज़रूर, लेकिन कराची की DMCs में मुंतखब UCs को मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में किया गया है और हर डिस्ट्रिक्ट में UCs की तादाद मुख्तलिफ है और रियलिस्टिक जो अप्रोच थी वो यही थी कि डिस्ट्रिक्ट्स में UCs को तयन किया जाए, उनका इंतखाब किया जाए और उसके बाद उन UCs को रिहैबिलिटेट करने के लिए, बेहतरी की तरफ लाने के लिए काम शुरू किया जाए। अच्छा, सोचने की बात यह है कि एक तो 8 साल के बाद एक निज़ाम के जिसको जमहूरी क़ुव्वतों को लाना चाहिए था, उसके इंतख़ाबात करवाने चाहिए थे। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स पे वो इंतख़ाबात होते हैं और उन इंतख़ाबात के बाद मुंतखब होने वाले लोकल बॉडीज़ के नुमाइंदे जिनको अवाम ने एक अरसे के बाद मुंतखब किया, 8 साल के अरसे के बाद, वो तकरीबन 9 माह के बाद अपनी सीटों पे बैठने के काबिल होते हैं। और जब सीटों पे बैठ जाते हैं तो अर्बन सिंध मेनली डिप्राइव नज़र आता है कि जहाँ पर जो पाकिस्तान का 60% रेवेन्यू जनरेट करके देता है, जिसकी आबादी कमोबेश 60 ममालिक से ज़्यादा की आबादी वाला एक शहर है, तो वो तकाजा करते हुए नज़र आता है कि वहाँ पर बुनियादी ज़रूरियात, चाहे वो पानी की सूरत में हो, चाहे वो इख्तियारात की सूरत में हो, चाहे वो सैनिटेशन के मामलात हो, वो हल होते हुए नजर नहीं आते। और ग्राउंड रियलिटी तो ये है कि आर्टिकल 140A का इतलाक नजर नहीं आता, जबकि दूसरी जानिब जो लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं सूबाई, वो उससे मुतसादिम होते हुए नजर आती हैं, बिल्कुल उसके बरखिलाफ होते हुए नजर आती हैं। ये कि डेलीगेट करने के बजाय, डिवॉल्व करने के बजाय पावर्स को अपने पास कंसंट्रेट करते हुए नजर आती हैं। चाहे वो आपको सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, जो कि कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी होना चाहिए था और मेयर के अंडर में होना चाहिए था, वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सिंध गवर्नमेंट अपने पास रखते हुए नजर आए। चाहे वो कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड, जो कि मेयर के अंडर में होना चाहिए था, सिंध हुकूमत अपने पास रखते हुए नजर आए। इसी तरह कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि मेयर के अंडर में होना चाहिए था, वो सिंध गवर्नमेंट अपने पास रखते हुए नजर आया। और यहां तक के सैनिटेशन जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की सूरत में नजर आता है, जो कि कराची के सैनिटेशन के मामलात को हल करने के लिए मुकामी लोगों को मुकामी अंदाज में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के जरिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के जरिए, इक्विप करने के जरिए या फंड देने के जरिए नजर आना चाहिए था, वो सबलेट करते हुए नजर आते हैं। और सितम ज़रीफ़ी ये कि पार्कों को भी सिंध गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन, एक जुम्बिश कलम अपने पास रखने के इंतजाम कर लिए और आने वाले दिनों में ना जाने क्या क्या होगा। तो अब अच्छा, ऐसी सूरत हाल में क्या करते हैं? अब सवाल ये होता है, शैला रज़ा साहबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी मजीद कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन पहले उनको भी शामिल कर लूं और उनसे इसी बात का जवाब लेते हैं कि सिंध हुकूमत ये चाहती है कि जो तमाम तर इख्तियारात हैं वो उन्हीं के पास रहे। जैसे कि रेहान साहब ने बड़े मसाइल और बहुत सारे इख्तियारात की निशानदही भी कर दी, तो क्यों नहीं मेयर तक जो इख्तियारात हैं उसे मुंतकिल करते? आखिरकार चुनाव तो हो चुका है ना, मेयर साहब आ चुके, तो उनको इख्तियारात भी तो दिए जाए। सिर्फ डमी बना के रखने का फायदा क्या है? मसाइल तो हल नहीं। शैला साहिबा। जी, सिंध असेंबली में MQM के अलावा और भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और उन सब ने मिलकर जो एक्ट पास किया है उसके हिसाब से इख्तियारात दिए जा रहे हैं।
और जहाँ तक बात है कि वसीम अख्तर साहब बाहर आ गए, और बड़ी अच्छी बात है, हमारे कराची के मेयर हैं और उन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से रब्ता भी किया, ये भी बहुत अच्छी बात है, और 100 दिन का कहा। और अफसोस ये है कि डीएमसीज मौजूद हैं, उनके लोग मौजूद हैं, उनको तनख्वाहें मिल रही हैं, उनका पूरा अपना एक काम है। सवाल ये है कि उन्होंने काम क्यों नहीं किया, कचरा क्यों नहीं उठाया, किसने रोका था? क्या उन्हें तनख्वाह नहीं मिल रही इस बात की? क्या उनको, या ये कि नालों में बजाय असला भरने के और बॉम्ब भरने के उनको साफ किया जाना चाहिए था, वो इसके लिए हर महीने पैसे उनको मिलते। तो मेयर साहब चाहे बंद भी होते और इलेक्ट ना भी होते तो ये सारे लोग तो मौजूद थे। क्यों शहर का ऐसा हाल किया? और सब जानते हैं कि जब बहुत मजबूर हो गए तो उसके बाद जो है वो सॉलिड वेस्ट के जो है उसके लिए चाइना से बात की। अदरवाइज तो ये काम खुद ब खुद होते रहना चाहिए, इसको ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन तो आप शैला साहबा ये बात आप नहीं समझती कि इसकी जिम्मेदारी सिर्फ एमक्यूएम पर नहीं थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे भी आयद होती है? बज़ाहिर तो सिंध हुकूमत आपके अंडर है ना, आप पर भी तो जिम्मेदारी आयद होती है। मैं तो ये बात ही नहीं कर रही एमक्यूएम पीपल्स पार्टी, मैं तो ये कह रही हूँ कि डीएमसीज मौजूद हैं, उनके मुलाजमीन मौजूद हैं, तनख्वाह लेते हैं, काम क्यों नहीं करते? और सिर्फ वसीम साहब जो थे वो अंदर थे, बाकी तो सारे बाहर हैं, क्यों नहीं काम हो रहा? खुद रेहान साहब जो हैं वो जानते हैं, मैं नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया गई थी तो वहाँ पे मुझे यही बात सुनाई दी कि रेहान साहब बहुत एक्टिव थे, काम करना चाह रहे थे, लेकिन फिर वो पीछे हट गए। उन्होंने कहा माफिया मुझे काम नहीं करने दे रही। मुझे नहीं मालूम ये बात सही है या नहीं। और मेरा कहना यह है कि जब एक इदारे में लोग इदारा मौजूद है, उसमें रहने वाले मुलाजमीन मौजूद है जिनको तनख्वाहें मिल रही हैं, उन्होंने कराची का ये हाल क्यों किया? और अब अगर ये इनिशिएटिव लिया है वसीम साहब ने बाहर आके कि एज द हेड ऑफ द लोकल गवर्नमेंट ऑफ कराची वो ये कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि शैला रज़ा साहबा भी ये बात कह रही हैं कि अगर मुलाजमीन तनख्वाहें ले रहे हैं तो फिर वो काम क्यों नहीं करे, तो इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? पकड़ धकड़ का मामला, काउंटर चेक करने की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है नुसरत साहबा? थैंक यू सो मच रमशा। देखिए कराची एक हमारा, जैसे रेहान साहब ने कहा ना, वाकई ये बहुत बड़ा हमारा शहर, दुनिया के कई चंद शहरों में इस शहर का नाम आता है और नो डाउट 70 से 75% रेवेन्यू भी दे रहा है। लेकिन बदकिस्मती ये है रमशा कि अब जैसे अब आपने देखा रेहान साहब अपना रोना रो रहे हैं, इधर शैला साहिबा ने अपना एक सिलसिला सुना दिया। कराची का क्या कसूर है? हम तो सिर्फ ये 2 जंगें देखते आ रहे हैं पिछले 8 सालों से। यकीन मानिए पिछले 5 सालों में दोनों जो कभी गवर्नमेंट में एमक्यूएम आ जाती थी, कभी बाहर चली जाती थी, लेकिन ये चीज हमने जरूर देखी कि जब गवर्नमेंट में आकर इनके साथ बैठ जाते थे तो फिर वो स्ट्रांग जो एक होना चाहिए ना, एक कराची के हवाले से एक स्ट्रांग एक्शन लेना या उस पर बात करना या मसाइल के हवाले से वो नहीं होता था। मैं आपको बताऊं, क्योंकि वो गवर्नमेंट में होते थे, नरम रवैया होता था, लेकिन बात करते थे। लेकिन वो स्ट्रांग अगर एक्शन लेते या अपना वो मौकफ स्ट्रांग रखा जाता गवर्नमेंट में रहते हुए, 4-5 मिनिस्ट्रियां बल्कि 7-8 तकरीबन इनके पास होती थी, अगर ये करते, स्टेक होल्डर वो भी हैं, स्टेक होल्डर वो भी हैं, दोनों जमातें कराची कोई स्टेक होल्डर है, ओन करती हैं, हम भी ओन करते हैं, लेकिन चूंकि हमारा वो इतना नहीं है यहाँ पर पार्ट इतना इन दोनों का। अच्छा, ये चीज कराची वाले सिर्फ ये देखते रहे, ये भी हकीकत है बड़ी माफिया है, जैसे शैला साहबा ने कहा, इतनी बड़ी माफिया है कौन लाया है यहाँ पर? कितने बड़े अरबों का काला धन जाता है, कौन कर रहा है, कौन कर रहा है? अब मुझे बताइए। देखिए रमशा, बहुत सारी बातें, ऐसी बात नहीं है यहाँ पर चाइना कटिंग है, कौन कर रहा है भाई? कोई आज तक एमक्यूएम कहती है पता नहीं कौन है, पीपल्स पार्टी पता नहीं कौन है। अब आप और मैं एक दूसरे से पूछे भाई वो कौन से लोग हैं ये चाइना कटिंग करते हैं, या जो इलीगल हेडेंट्स है भाई ये कौन लोग हैं? दोनों हाथ निकाल के दोनों वो हो जाते हैं कि भाई पता नहीं कौन है भाई, कौन है? नामालूम अफराद का बात सुना, वो कौन थे, क्या था, ये सारी चीजें कराची के लोग समझ रहे हैं। देखें, एक चीज यह है कि जब आप एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं तो फिर आप असेंबली में एक दूसरे के बारे में वो कुछ बोलते हैं जो सारी दुनिया सुनती है कि इनके एक लोकल मिनिस्टर जो है लोकल गवर्नमेंट के कहते हैं कि भाई चुप रहो, ज्यादा ना बोलो, हमें पता है कि दहशतगर्द भरे में वाटर बोर्ड में, दहशतगर्द भरे में केएमसी में हम नहीं कर सकते, उनको नहीं। अरे भाई हम लोग तो सुन रहे हैं, लेकिन नहीं, देखें बातें दोनों पार्टीज कर रही है, क्लेम भी, शिकायत भी कर रही है।
सोल्यूशन कौन देगा? कराची के लोगों को पानी कौन देगा? सड़कें कौन देगा? कचरा कौन साफ करेगा? ये क्या बात हुई? नुसरत साहबा ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आप ही की बात को आगे बढ़ाएंगे कि जैसे नुसरत साहबा ये बात कहती हैं कि कराची के मसाइल आखिरकार हल कौन करेगा। हर चीज के बाद ये जवाब आ जाता है कि नामालूम अफराद। और अगर बात हो कचरे की तो क्या उसके पीछे भी कोई माफिया लगा हुआ है कि कचरा आप नहीं उठा सकते? ये क्या बात हुई? इस पर मैं जवाब लूंगी शैला साहब और रेहान साहब से आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक। जाने से पहले जिस तरह से हम बात करते हैं रेहान साहब, मैं चाहूंगी उसका आप जवाब दें कि एक तो कराची में काम करना क्या क्या मुश्किलात होंगी, क्या क्या मुश्किलात फेस करना पड़ेंगी, क्योंकि हमने देखा कि जब आज कराची के मेयर वसीम अख्तर साहब पहुंचे जमात इस्लामी के वफ़द से मुलाकात करने के लिए, तो वहां पर भी इसके बाद जब वो मीडिया से गुफ्तगू करते तो एक नारेबाजी का सिलसिला शुरू हो गया। MQM पाकिस्तान और MQM लंदन के कारकुनान आमने सामने आ गए। तो ऐसे माहौल में किस तरह से MQM पाकिस्तान काम करेगी, डिलीवर करेगी? फिर जो डिफरेंट माफियाज हैं उसका भी सामना रहता है, तो चैलेंजेस क्या होंगे आप लोगों के लिए? देखें, अभी मैं कबल इसके कि इस बात पे जाऊं, मैं गोशगुजार करना चाहूँगा। बहुत ही अदब और एहतराम से शैला साहबा ने कहा कि एक्ट के ज़रिए असम्बली में वो जो कवानीन हैं जो SLGA कहला रहा है 2013 का, वो उसका इतलाक़ हुआ। तो क्या एक्ट की अहमियत इतनी है या आईन पाकिस्तान की अहमियत है? वो एक्ट दरअसल मेरी अपनी राय और कानूनदान जो दीगर हैं उनकी राय के मुताबिक बिल्कुल बरखिलाफ है आइन के आर्टिकल 140A से, कि जो कि कहता है वाज़े तौर पे कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स शैल बी डिवॉल्व टू द लोकल बॉडीज फ्रॉम द प्रोविंसेस, जो उसके बिल्कुल बरखिलाफ है। अच्छा, बात आ जाते हैं कि चले 8 साल तक हमारे पास नहीं था, हमारे आने के बाद अचानक सिंध गवर्नमेंट मुतहर्रिक हुई और उसको ख्याल आया कि 8 साल के अंदर बहुत सारी चीज़ें जिसको सिंध गवर्नमेंट सही नहीं कर पाई थी, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के आने के बाद अचानक वो जागे और उन्होंने बहुत तेज़ी से हिकमत अमली शुरू की। चले आपकी नीयतों पर भी शक नहीं करते, मगर आप आइन की पासदारी नहीं कर रहे। बिल्कुल ये इन्होंने सही कहा सहर अब्बासी साहिबा ने कि गवर्नमेंट में आना जाना रहा हमारा गुज़िश्ता दौर में जब इनके साथ हम इत्तेहादी थे। उसकी वजह क्या थी? वजह ये थी कि इनके वादे वईद के कराची के लोगों को, अर्बन सिंध के लोगों को ये उनका ड्यू राइट्स देंगे, मगर क्या होता था कि वादे आने के बाद हम जब गवर्नमेंट में बैठते थे तो वो वादे पूरे होते हुए नजर नहीं आते थे। और बिल्कुल सही कहा अब्बासी साहिबा ने कि जब गवर्नमेंट में बैठेंगे तो हम तो वो जो हमारा रिलेशनशिप होगा वो उतना अपोजिशन वाला नहीं होगा, तो वो उसी वजह से हम इनकी गवर्नमेंट से अलग होते थे। ये बिल्कुल इन एंड आउट होता रहा, जो कि शायद मैं समझता हूं कि हमारा पॉलिटिकल ब्लंडर भी था कि जिसकी वजह से हमें नुकसानात हुए। वो डिलीवरेंस जो कि हम इनके साथ रह के कर सकते थे। अच्छा, कराची के मसाइल में सबसे बड़ा मसला क्या है कि कराची के किस्मत का फैसला करने वाले वो लोग हैं अमूमी तौर पर कि जिनका कराची में स्टेक नहीं है, जो कराची से इलेक्शन नहीं विन करके आते, वो कराची की किस्मत का फैसला करते हैं। अच्छा चलें, KWSB में मामला थे तो 8 साल से क्या हो रहा था? आपके पास KWSB, आपने कौन सा तीर मार लिया? फिर कराची में वेपन्स और ड्रग्स के जो अड्डे बने हुए वो किसकी नाअहली है? लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर करना किसकी जिम्मेदारी थी? कि आपकी जो पुलिस के हमारे जवान जो शहीद हुए उनकी कुर्बानी एक तरफ, मगर आप इनकॉम्पिटेंट थे कि तभी तो आपने लॉ एनफोर्समेंट फेडरल गवर्नमेंट से एक्वायर किया। आप यहां पर पहला मिलिट्री फोर्स के जरिए ऑपरेशन करा के रिस्टोर कर रहे हैं, जिसमें यकीनन पुलिस की भी कुर्बानियां हैं, लॉ एनफोर्समेंट की भी कुर्बानियां हैं। तो जब प्रोविंस के पास एक लॉ एनफोर्समेंट को इंपोज करने के लिए एक इदारा मौजूद था, मगर उस इदारे के जरिए आप नहीं करवा सके। इसी तरह नॉन स्टेट एंटिटीज कराची के जो रिमोट एरियाज हैं वहां पर कायम और दायम थे, अपनी अदालतें चला रहे थे। वो किसकी नाकामी है? वो क्या मेरी नाकामी है या सिंध गवर्नमेंट की नाकामी है? फिर हाइड्रेट्स चल रहे हैं यहाँ पर, और MQM का कंट्रीब्यूशन तो सबसे ज्यादा काउंट होता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद। देखें, मैं यही अर्ज कर रहा हूं ना कि ड्राइविंग सीट पे कौन बैठा हुआ है। हम तो सिर्फ आपके प्रोग्राम में आके चिल्ला सकते हैं, असेंबली के फ्लोर पे चिल्ला सकते हैं। जब SLGA 2013 पास किया जा रहा था मेजॉरिटी की बुनियाद पर, आदादी एतबार से जो ताकत और तवानाई ये दिखा रहे थे, तो हम तो उस वक्त एहतजाज कर रहे थे। उस वक्त हमने तो रद्द किया इस बात को कि ये SLGA तो खिलाफ आइन है, ये तो होना भी नहीं चाहिए था। कराची के मसाइल बेशुमार हैं, मगर उसको जो वादे आप लोगों की जानिब से किए गए वो वफा नहीं हुए, ये रेहान साहब कहते हैं। आप क्या कहेंगे इस पे? मैं दोनों की बातों का जवाब दे देती हूँ तहम्मुल से। पहली बात तो कि 8 साल कौन से,
2010 में लैप्स हुआ, 2 साल तक एक कमेटी बनी और वो मिलके एक्ट बनाती रही, लेकिन वो एक्ट MQM को पसंद नहीं आते थे। और नुसरत साहिबा गवाही देंगी कि किस तरह से एक स्पीकर का काम तो ये होता है कि जो भी एक्ट आया है उसको वो हाउस में रख के चलाए और उस पर वोटिंग कराए, लेकिन किस तरह से मेरे मुंह पे फाड़ फाड़ के चीज़ें फेंकी जाती थी। फिर सिर्फ पीपल्स पार्टी ने वो एक्ट पास नहीं किया जो है, उसमें फंक्शनल ने भी उसको पास किया है, सबने पास किया है। और जब वो पास हो गया तो उसके बाद अच्छा दूसरी बात यह है कि इन्होंने ये कहा कि सिस्टम नहीं था। भाई सिस्टम था, ऐसा नहीं है कि अगर नया एक्ट पास नहीं हुआ तो लोग काम वाले नहीं थे। सिस्टम उसी तरह पुराना चल रहा था, नए एक्ट के हिसाब से तो अब इलेक्शन हुए हैं। लोग आपके जो अपॉइंट करदा लोग थे, जो आप लोग ने अपॉइंट किए जब आप पहले सिस्टम चलाते थे, वो सारे लोग नीचे हैं। वो क्यों नहीं काम कर रहे? क्योंकि आपका ऑर्डर नहीं है। और दूसरी बात ये तो सिंध हुकूमत ड्राइविंग सीट पर मौजूदा शहनाज़ा साहिबा 2010 के बाद 2016 में मेयर आते हैं, लेकिन उस 6 सालों में जो कराची की सूरत हाल बदतर हो जाती है, तो इसकी जिम्मेदारी किस पे? क्यों नहीं पकड़ा गया उन मुलाजमीन को? क्यों नहीं उनकी बाज़गश्त हुई? जी नहीं, आपको जी आप सिर्फ टीवी के आप सिर्फ प्रोपेगेंडे पे जा रही हैं। पहले यहाँ पे हाइड्रेंट्स चलते थे, हमारी गवर्नमेंट ने सारे हाइड्रेंट्स तोड़े हैं। जो पार्क की बात हो रही है तो पार्क चाइना कटिंग में इन्होंने छोड़े कहाँ हैं? हमारे कितने लोग पकड़े गए चाइना कटिंग में? दूसरी बात ये कि वेपन और ड्रग्स जो इन्होंने कहा कि हमने फेडरल गवर्नमेंट को बुलाया, तो भाई हम तो कर रहे थे ना ऑपरेशन। जब लियारी से बाहर निकला तो आपकी चीखें निकल गई, आपने कहा फौज को बुलाओ। उस पे सारे क्या कहते हैं, सारे कराची की पार्टीज बैठी और फेडरल गवर्नमेंट आई, तो वहां पे आपने फौज की बात नहीं की, बल्कि फिर ये हुआ कि ये जो हमारी रेंजर्स है इनको मजीद इख्तियारात दिए जाएं और सबकी राय से ये इख्तियारात दिए गए रेंजर्स को कि वो डिटेंशन भी करेगी और 90 डेज का डिटेंशन और इंटेरोगेट भी करेगी। तो ऑपरेशन तो पहले से हो रहा था, जब बाहर निकल आया तो आपको मसला हो गया। दूसरी बात ये कि जो तालिबान अदालतें चला रहे थे मेरे भाई, तो मुझे सिर्फ ये बता दो कि सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, ANP के और MQM के, हमारे तीनों के अलावा जो 3 बड़ी पार्टियां हैं, कौन MQM के खिलाफ है? हम तो बीबी साहिबा की शहादत के बाद आए हैं। ये जो कराची में इतने बड़े बड़े पूरे कराची के अतराफ में ये सारे मदरसे चल रहे हैं, उस वक्त तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नहीं थी, मुशर्रफ साहब के साथ आप थे। ये किसने दी जमीनें उन्हें? हमने तो नहीं दी। अगर वो अदालतें चला रहे थे, नुसरत साहिबा की जानिब भी बढ़ते हैं। नुसरत साहिबा, ये जो एक्ट की बात करें उसमें क्या आप लोगों की रज़ामंदी ऐड करना चाहूंगा? बिल्कुल आप बोलेगा, पहले मैं नुसरत साहिबा का कमेंट शामिल करूंगा। शहनाज़ साहिबा रुकिएगा। 17 एजेंसीज पूरे मुल्क में, एक मिनट साहब, एक मिनट 17 एजेंसीज हमने क्लियर कराई हैं। और अब जो ये ऑपरेशन हुआ है, जो राइल शरीफ साहब ने किया, अल्लाह ताला उनको इसका अजर दे, उसमें 6 एजेंसीज खाली हुई हैं। हमारा तो बड़ा आपका कमेंट आ गया। शहनाज़ साहिबा, आप क्या कहेंगे कि तो ये अदालतें जो चल रही थी इसलिए चल रही थी कि मुशर्रफ साहब ने मदरसे दिए। ठीक है, नुसरत साहिबा आप क्या कहना चाहेंगी? एक्ट की बात की गई, शहनाज़ साहिबा की जानिब से रजामंदी थी उसमें? आप नहीं जी, बिल्कुल नहीं थी। शहनाज़ साहिबा जो कह गई उसमें हम लोगों ने भरपूर एहतजाज किया था, क्योंकि वही बात हुई कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से जो इख्तियारात थे वो बहुत महदूद कर दिए गए थे। और यकीन माने पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल भी इसी तरह चिल्लाती और चीखती रही है शुरू से कि भाई खुदा का वास्ता है, जब आप फेडरल की तरफ देखकर चीखते हैं कि हमारा ड्यू शेयर दो, हमारे इख्तियारात दो, तो क्या प्रोविंस नहीं कहेगा कि नीचे लेवल पर आप इख्तियारात दो? उनका भी तो ड्यू शेयर है ना, उनका भी तो राइट है ना कि जो आपने जो लोग इलेक्ट होकर आए हैं, जो वोट लेकर आए हैं लाखों की तादाद में, उन लोगों को उनका आप हक दो। उनका हक है कि वो अपना काम करें, और जब तक उनको राइट नहीं मिलेगा, हक नहीं मिलेगा, पावर नहीं मिलेगा, तो कैसे काम करेंगे? तो इस चीज पर हम लोग अदालतों में भी गए थे, सारी अपोजिशन पार्टियां अदालतों में थी। और ये जो लोकल बॉडी सिस्टम बन गया है ना, ये तो इनकी मरहूने मिन्नत नहीं है, ये हम पर कोई एहसान इन्होंने नहीं किया है। ये तो जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चले मर्दमशुमारी करवाओ, नहीं तो प्राइम मिनिस्टर ये भी करवा सकते थे, इन्होंने भी नहीं करवाई। अब भी ये और ये जो लोकल बॉडी सिस्टम अब इस वक्त अगर हमारे हाथों में आया भी है तो ये सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी है, उसकी वजह से आया। अब आ जाइए ये कि बार बार ये कहना, देखिए पीपल्स पार्टी सारा जो इल्जाम है वो MQM पर नहीं डाल सकती। ठीक है, अगर MQM को भी हार्ड वर्क करना चाहिए था, उनका भी उन्होंने वोट लिया है, मैंडेट लिया है कराची के लोगों से, लेकिन पीपल्स पार्टी भी अपने आप को नहीं क्लीन
हैंड्स कर सकती। इन्होंने भी अपने हवाले से गुड गवर्नेंस को कोई अच्छी पैदा नहीं की। अगर लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से अगर शैला साहबा राहल शरीफ को सलाम पेश कर रही है तो ये उनको इसलिए सलाम पेश कर रही है क्योंकि ये ऑपरेशन वहां से आया था, ये फेडरल से आया था। इनके दौरे हुकूमत में पिछले 5 सालों में अगर ये चाहते कराची को पुरअमन करना चाहते तो ये अपना एक ऑपरेशन कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। फेडरल ने वो अच्छा पिछले 5 सालों में क्यों नहीं किया? कर लेते। अगर आप ये कहें, आप कहें कि हमने किया, नहीं आपने नहीं किया। ये फेडरल पिछले 5 सालों में चाहते तो करते, लेकिन चूंकि अब नवाज शरीफ की हुकूमत आई तो ये ऑपरेशन हुआ, जिसकी वजह से आज हम पुरअमन है। कराची में एक जबरदस्त किस्म का एक सिस्टम चल रहा है और हम सुकून की नींद सो रहे हैं। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की जो एपेक्स कमेटियां हैं, एपेक्स कमेटियों के हवाले से ये सारा काम उसमें होता रहा है। ये सिंध गवर्नमेंट ने कोई ऐसा कारनामा नहीं किया। अगर वो अपना क्रेडिट लेना चाह रही हैं, ले बेशक, तो किसी हद तक है। इतने आपने लोकल बॉडी के मिनिस्टर चेंज कर लिए, हेडरेंट्स आप आज तक नहीं, अभी भी आप कहेंगी तो कई हेडरेंट इलीगल आगे बढ़ना होगा। कहां आगे बढ़े? रमशा, मैं एक बार आपको कहूंगी, कराची के लोगों को अगर सही तरीके से रिलीफ देना है, खुदा की कसम इसके लिए बहुत जबरदस्त किस्म का सारी पार्टियां मिलकर काम करेंगी। यहां पर सारी पार्टीज मिलकर काम कर ही नहीं सकती। उसी पॉइंट इस वजह से कह रही हूं, ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कोशिश करेंगे कि जानने की कोशिश करें कि तमाम पार्टीज, जिसे अब कहा जा रहा है मेयर साहब की जानिब से, कि उनको इकट्ठा करना होगा, मसाइल को हल करना होगा। रेहान हाशमी साहब से भी मैंने सवाल किया था कि अब चैलेंजेस क्या होंगे, उनको कैसे निपटेंगे, तमाम पार्टीज क्या यकजा होंगी, इस पर मैं बात करूंगी आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे विद अस। स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। जाने से पहले जिस तरह से हम गुफ्तगू कर रहे थे कि पहले क्या हुआ, किसकी कोताहियां थी, किसकी गलतियां थी, लेकिन अब मैं चाहूंगी कि हम उस स्पेस से बाहर निकले, हम आगे बढ़े। रेहान साहब, मैंने आपसे पहले भी सवाल किया कि 100 रोज की बात की गई है, हमारा कराची प्रोग्राम का आगाज हो गया। फारूक सत्तार साहब ने भी कहा कि MQM के मंशूर का बुनियादी महवर होगा ये प्रोग्राम कि हम कराची को साफ करेंगे। अब कैसे करेंगे, कैसे मामला तय होंगे, बजट कहां से आएगा, तमाम जो इख्तियारात का मामला है वो भी सर पर खड़ा है। तो अब ये चैलेंज कैसे लेगी MQM और वसीम अख्तर साहब कैसे काम करेंगे? मुझे बस इस बात की इजाजत दें कि 2 चीजें हैं जिसको रिस्पॉन्ड करना जरूरी है। क्विकली कर लीजिएगा। जब रोजाना की बुनियाद पर यहाँ पर दर्जनों लोग मारे जा रहे थे तो MQM की जिम्मेदारी बनती थी, अर्बन सिंध की नुमाइंदा जमात होने के नाते, सिंध की दूसरी बड़ी जमात होने के नाते, कि वो सूबाई गवर्नमेंट से डिमांड करे और सूबाई गवर्नमेंट नाअहली का मुजाहरा करे तो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ देखे कि जनाब रिस्टोर करें अमन अमान को। उसके बाद रिस्टोर हुआ, ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ हुई। ये बुनियादी तौर पर सूबाई गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी। 18वीं तरमीम के बाद सूबाई गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने पूरी की है पैरामिलिट्री के जरिए। अच्छा, अब IDPs के हवाले से भी मैं अर्ज कर दूं, मैं आपको याद दिला दूं, मैं रिकॉर्ड के ऊपर लेकर आ जाऊं, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है कि जब यहां पर IDPs को बसाया जा रहा था तो MQM फकत एक बात चिल्ला रही थी कि खुदारा इन लोगों को रजिस्टर करो, जिसके ऊपर इसको लसानी रंग दिया गया था। ये रिकॉर्ड पे चीजें मौजूद है और हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्त मौजूद थे उस वक्त भी जिन्होंने इसको लसानी रंग दिया। लसानी रंग नहीं होना चाहिए था, रिकॉर्डेड होना चाहिए था। वो ये नाकामी हुई इनकी कि कराची के एतराफ में लाके बसा दिया, रिकॉर्ड नहीं किया और उसके बाद क्या शुरू आपने सबने देखा, और बहुत सारी इस तरह की दीगर चीजें, मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा। अब 100 डेज के ऊपर आ जाते हैं। 100 डेज क्यों? ये तो रोजाना की बुनियाद के ऊपर होनी चाहिए थी एक्टिविटीज, ये सैनिटेशन के एक्टिविटीज हो, ये रोड के मुरम्मत का काम हो, ये यहाँ पर दीगर मामलात हो। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि कराची वाटर एंड सेवरेज की जो नाअहली है, जो कि सिंध गवर्नमेंट के ज़ेर इंतजाम इदारा चल रहा है, कि कराची की सड़कों को बर्बाद करने में, चाहे वो स्कूल जाने वाले बच्चों के रास्ते में लीकेजेस होने की वजह से मुश्किलात पैदा कर रहा हो, या नमाजियों की जगहों पे या मस्जिदों के सामने कर रहा हो और सड़कों को बर्बाद कर रहा हो, ये इनकी नाकामी है बुनियादी तौर पे। कराची वाटर एंड सेवरेज इनके ज़ेर इंतजाम इदारा है, जिसकी वजह से जो मैं समझता हूँ 60% मसाइल की जड़ है। दूसरी तरफ आ जाए सैनिटेशन के मामला, 8 साल के दौर में जब जो डायरेक्ट कंट्रोल जो ब्यूरोक्रेसी का था और सिंध गवर्नमेंट उसको कंट्रोल कर रही थी, तो उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर मशीनरीज हो चाहे वो इक्विपमेंट्स हो, वो सारे डंप हुए हैं, डिपार्टमेंट कोलैप्स कर चुके हैं। और उसकी वजह से हो क्या रहा है कि यहाँ पर जो वेस्टेज है, जो गार्बेज है, उसको लिफ्ट करने की कैपेसिटी तक मौजूद नहीं है। अब जनाब डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बिलफर्ज बात करते हैं, जहां पर तकरीबन 4000 टन जो है ना रोजाना की बुनियाद पर कचरा जनरेट होता है, जबकि लिफ्टिंग कैपेसिटी सिर्फ 1200 टन है, मशीनरीज मौजूद नहीं है। अच्छा चले, आप नहीं दे सकते, आप खुद मॉनिटरिंग कर लें, आप मशीन भी दे दें, नहीं किया। उसके बाद क्या करना चाहिए था? हमारे पास सिर्फ ये 2 महीने थे, उसके बाद हमने वेट करने के बाद मेयर के आने के बाद इसको फॉर्मुलेट किया स्ट्रेटेजी को कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जोन में एक यूसी को सिलेक्ट किया जाए,
जिसको रिहैबिलिटेट करने का काम करेंगे अवेलेबल रिसोर्सेज से। फंड मौजूद नहीं है, दीगर चीजें नहीं है। और रिहैबिलिटेट किस तरह करेंगे जनाब कि वहां पर कम से कम जो बुनियादी मसाइल हैं, जो बेसिकली गार्बेज लिफ्टिंग का मामला है या रोड की मुरम्मत का मामूली नौयत की या पैच वर्क का मामला है या पानी की तरसील का मामला है, सेवरेज की लीकेजेस का मामला है, जो कि बुनियादी तौर पर हमारा डोमेन भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसको करने के लिए उतरे हैं। अच्छा, अब पब्लिक अवेयरनेस भी है, पब्लिक मोबिलाइजेशन है, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के जरिए कर रहे हैं। CSR की मद में कराची 2 माह में हमसे बहुत सारे लोगों ने राब्ता किया, इंस्टीट्यूशंस ने, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ने, NGOs ने। अच्छा, अब वो क्या कर सकते हैं? वो अवेयरनेस कैंपेन को हमारे साथ मिलकर हमारी हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं तमाम तर पॉलिटिकल एफिलिएशन से बालातर होकर। बिल्कुल, मेयर ये बात साबित कर रहे हैं तमाम दफातर में जाकर पॉलिटिकल पार्टीज के, जनाब ये काम मेरा तो है लेकिन मैं आपके लिए भी कर रहा हूं और मेरी मदद करें। और ये बात मैं भी उनकी रिपीट कर रहा हूं कि हमारी मदद करें। हमारे अगर ये अमल करने से आपके वोटर जो कि हमारे इलाकों में रह रहे हैं उनकी भी बेहतरी हो रही है। इसमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शिकार तो एमक्यूएम होती रही है। अगर इस तरह पॉलिटिकल विक्टिमाइज किया जाने लगा तो वो तमाम लोग जो आपके वोटर्स भी हैं, यहाँ पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, मल्टी एथनिक सोसाइटी है, वो तमाम के तमाम मुतासिर होंगे, क्योंकि हमारा अज़म है तो कि हम तमाम लोगों को शैला साहब, जिस तरह से रेहान साहब बात कर रहे हैं कि मसाइल ज्यादा है, वसाइल कम है, तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एमक्यूएम का इस मामले में साथ देगी। वो तो चाहते हैं कि दीगर जमातें भी साथ हों, इकट्ठी हों, पॉलिटिकल जो भी आप लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उन्हें दूर रख दें और अब जो है वो आकर सॉल्यूशन पे बात करें और जो मसाइल उन्हें हल करने पर बात करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब क्या करेगी इस 100 डेज प्लान में? आपका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा? देखें, पहले तो मैं थोड़ी सी तारीख दुरुस्त कर दूं। IDPs के आने से पहले कराची में इतने धमाके हो चुके थे, जिसमें नश्तर पार्क का भी धमाका है, मदरसतुल इस्लाम का भी है, अली रजा इमाम बारगाह का भी है, सारे धमाके हैं। रेहान भाई, थोड़ा सा हिस्ट्री पे हल्का हाथ रखें। उसके बाद IDPs आए। IDPs के आने से पहले 158 एहले तशय्युर डॉक्टर्स यहाँ पे कत्ल हो चुके थे। यहाँ पे अल्लामा तुराबी को जो है मारा जा चुका था, मुफ्ती शामिज़ई, मुफ्ती जमील, ये सब IDPs के आने से पहले हुए हैं यहाँ पे धमाके। IDPs जब आए हैं तो IDPs गए भी हैं। उनमें से कुछ जरूर ऐसे होंगे जो कि सारे IDPs को हम अपने पाकिस्तानियों को नहीं कह सकते, हमने खुद बसों की बसें भर के रुखसत किया है। दूसरी बात यह कि अगर मैं मजीद आपको याद दिला दूं तो मैं ये भी कह दूं आपको कि बेशक ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है, लेकिन टेररिज्म जो है वो इतना बढ़ गया था। और अब जिस दिन यहाँ पे वजीर आजम आए हैं उस दिन का अखबार आप उठाएं, उसके मेन पेज पे उस वक्त आसिफ जरदारी सदर थे, उस वक्त लिखा था उधर के ऑपरेशन का दायरा वसी किया जाए। ना ऑपरेशन लियारी से निकलता, ना आप फौज बुलाने की शोर करते। लियारी को हमने पहले मेरी सब बात का भी जवाब दे दीजिए ना। मैं उस तरफ आना चाह रही हूँ कि 100 डेज प्लान में एमक्यूएम कोशिश कर रही है कि तमाम जमातें साथ दें। आप क्या कर सकते हैं? दूसरी देखिए, जहां तक 100 डेज की है जी, हम तो चाहते ही हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है, लोकल गवर्नमेंट का काम ये है, मिनिस्टर और CM का काम नहीं है। जब इन्होंने अपना काम नहीं किया, नीचे पूरी स्ट्रक्चर मौजूद था, इनके अपॉइंट किए हुए लोग मौजूद थे, 8 साल कहाँ गैप रहा है? तो उसके बाद नाचार सारा सिस्टम को हमने जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से डिस्ट्रीब्यूट किया है। और अगर यहाँ पे नीचे लोग काम करते, खुद जब रेहान जाते हैं तो इनसे इनके लोग जो आज निकल आए थे सड़कों पे, जिन्होंने शोहदा के मजार पे हाजिरी नहीं देने दी थी, इनके लोग इनसे कहते हैं रिजाइन करो, ये खुद नहीं काम कर पा रहे। बात वही है कि देखिए, जो पहले हो गया वो हो गया, अब आगे जिस तरह से होगा मामला वो कैसे आगे बढ़ेंगे। कराची का वो अंदर है। ठीक है, हम ये चाह रहे हैं कि अब आगे किस तरह से काम होगा? क्या कराची के बाद जो है सिर्फ यहाँ टॉक शो तक रह जाएगी या ग्राउंड रियलिटीज पर भी ये मामला हल होंगे? खाकरोब ठीक है, ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं। शैला साहब, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं, फिर मैं वापस आऊंगी। बस से सवाल करूंगी क्यों पीर प्रकार साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि एमक्यूएम के साथ मिलकर सिंध की खिदमत करेंगे, और उन्होंने ये भी कहा है कि गुज़िश्ता 8 सालों में पीपल्स पार्टी ने डंडे के जोर पर जो इलेक्शन जीता, हुकूमत की है, और अब जो उसका सद्देबाब है उसके लिए एमक्यूएम भी बाहर निकली, हम उनके साथ मिलकर लायामल बनाएंगे। ये लायामल क्या होगा, क्या आने वाले चेंजेस होंगे, इस पर बात करेंगे। नुसरत साहिबा से कॉमेंट भी लेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे विद अस। जानना चाह रही थी कि पीर बगाड़ा साहब ने जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि एमक्यूएम के साथ मिलकर सिंध की खिदमत करेंगे, पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद भी की है, अगला लाहे अमल तैयार करेंगे। व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप आप लोगों की जानिब से?
बिल्कुल जी, MQM का वफद बिल्कुल मिला था और ये मुलाकातें वो सबके सारी पार्टीज़ के साथ कर रहे हैं, बशमूल हमारे साथ भी मुलाकात हुई और यही सामने एम रखा एजेंडा कि भाई मिलकर काम करना। और हम तो वैसे भी चाहते हैं कि बिल्कुल काम होना चाहिए। पीपल्स पार्टी करे काम, उसने नहीं किया इतने अरसे से। ये सिर्फ कराची की बात नहीं है, सिर्फ कराची की बात नहीं है। अगर आप कराची से निकल कर हैदराबाद, लाड़काना, नवाब शाह, खैरपुर या इधर जाएं तो वहाँ अच्छा, वहाँ का भी इससे बुरा हाल है। वहाँ भी लोगों को सड़कें नहीं है, वहाँ भी पीने का पानी नहीं है, वहाँ भी हालात बहुत अबतर से अबतर हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, अगर आप चल के निकले रमशा मेरे साथ और निकलकर खास तौर पे लाड़काना के हवाले से अगर देख लें, वो तो सुप्रीम कोर्ट की भी एक सिंध हाई कोर्ट की उनके एक जजमेंट भी आई, उन्होंने भी ऐसे स्टेटमेंट दिए कि लाड़काना में इतना पैसा अरबों खरबों कहाँ गया, किधर गया, नजर तो नहीं आ रहा। तो ये चीजें ऐसे ही नहीं स्टेटमेंट दे दी जाती हैं, कुछ हकायक होते हैं जिनके हिसाब से ये सारी चीजें होती हैं। तो सर्व तो पीपल्स पार्टी भी नहीं किया, कराची से लेकर कश्मीर तक करप्शन है इसमें, इससे कोई वो डिनाई नहीं कर सकते कि करप्शन नहीं है। सारा जो फंड है वो करप्शन की मद में चला जाता है और ये हकीकत है कि अगर सही तरीके से ये पैसा सर्व होता तो आज सिंध की हालत दूसरी होती। और दूसरी बात ये फंक्शनल लीग के लोग पीपल्स पार्टी में आ गए इसलिए हालात खराब हुए। हाँ, नहीं, वो जो फंक्शनल के लोग चले गए हैं उधर, वो तो पहले किसी और पार्टी में थे और फिर किसी और, वो जो गए हैं, देखिए ना, वो जो गए हैं, आप इस बात का जवाब देते तो पीपल्स पार्टी ने एक्सेप्ट नहीं करती अगर आप यहाँ पर ये कमेंट करती हैं तो। देखिए यही चीजें हैं ना सारी। आ गए, अगर इतने बुरे हालात थे तो पार्टीज, देखिए बुरे हालात हैं, थे नहीं हैं, ये चीज आप इसको कितना भी करें डिनाई नहीं कर सकती, क्योंकि जो चीज डॉक्यूमेंट्री आती है, अगर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आप पढ़ लेना शैला साहिबा, हम तो आजकल स्टडी कर रहे हैं ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट, खुदा की कसम एक एक सफे पर वो करप्शन की दास्तानें हैं जो ऑडिटर जनरल को तो किसी ने जबरदस्ती नहीं कहा ना, उसने तो अपनी एक रिपोर्ट दी है, उसमें करप्शन की दास्तानें और ये पैसा जो करप्शन की मद में जाया हुआ है ना, जो मुल्क से बाहर चला गया है, ये अगर यूटिलाइज हो जाता यहाँ पर तो मेरे ख्याल में सिंध में सेहत की हालत बेहतर होती, तालीम की हालत बेहतर होती। आप अपना सीएम ना बदलते, आप अपना सीएम ना बदलते, आपने सीएम बदल दिया, आपने ये कहकर सीएम बदला कि हम चेंज ला रहे हैं। क्या हो गया भाई, चेंज लाए तो कौन सा चेंज आ गया? मैं तो ये पूछ रही हूं, आप इस बात का जवाब भी दीजिएगा काइंडली, जैसे जो के बाद मुसर साहबा कह रही कि सिंध की सूरत हाल बहुत खराब है। सुनिएगा, आपके जमाने में तो सुबह शाम बदले जाते थे। नहीं, हमारा जमाना आप बेशक डिस्कस करें, हमारे जमाने को बुरा करें, हम भी कह रहे हैं बुरा था, चले नहीं डिलीवर किया। शैला साहिबा आप तो कह रही हैं आपका पूरा मैंडेट है पूरे सिंध का, तो आपने तो डिलीवर नहीं किया। सिंध की हालत आप खुद देख रही हैं, आप खुद जाएं, आप लाड़काना जाएं, आप हैदराबाद जाएं, आप नवाबशाह जाएं, खुदा की कसम जो हालत है ना, आप खुद 8-8 आंसू रोकर वापस आएंगे कि ये टीएमओस को जो हर महीने रमशा टीएमओस को हर महीने करोड़ों रुपए जाता था, वो कहाँ गया? जो ये जो बात करी नुसरत साहिबा, शैला साहिबा, जो इतना पैसा आया वो सिंध में लगा नहीं, सिंध की हालत अबतर है, बदतर है। नहीं कर रहे, अगर हम परफॉर्म नहीं कर रहे, अगर हम परफॉर्म नहीं कर रहे तो फंक्शनल लीग तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ 15 पार्टीज के साथ इत्तेहाद बना के हमसे लड़ रही है। इनके लोग छोड़ के हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आपका डंडा जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डंडा हमारे ऊपर चल रहा है ना, हमारे लोग तो बेचारे केस निपटाने में पूरे हैं, सारे हमारे लोगों के ऊपर वो केसेस हैं, बकरी चोरी का केस, फलां का केस, हम तो अदालतों के चक्रों में हैं। कोई केसेस नहीं है हमारे, हम यकीन माने हम अदालतों के चक्रों में, हम तो बेचारे जमानतें कराते फिर रहे हैं। ठीक है, रेहान साहब आप क्या कहते हैं, जिस तरह से अभी जो सूरत हाल है, कराची को बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश है, सड़कों का मामला सबसे ज्यादा जो खराब सूरत हाल है वो सड़कों की है। उसके बाद अगर हम बात करें सेहत के बहुत सारे मसाइल है, लॉ एंड ऑर्डर के बहुत सारे मसाइल हैं, MQM पाकिस्तान और MQM लंदन का भी झगड़ा है, तो MQM पाकिस्तान के लिए तो बहुत सारी डिफिकल्टीज हैं, किस तरह से इनको ओवरकम करेंगे? और फिर मैंडेट की जो बात की जाती है, लोग कहते हैं कि वो अल्ताफ हुसैन का मैंडेट लेकर वसीम अख्तर साहब मुंतखब हुए हैं, हम उनको एक्सेप्ट भी नहीं करते, तो बड़े सारे चैलेंजेस तो हैं आप लोगों के लिए। देखिए, मुत्तहदा कौम मूवमेंट जब से वजूद में आई, देखिए जहां तक बात है तो मजमूई तौर पे, रेहान साहब जवाब देंगे जी। मैं अगर मुकम्मल करें जी, मैं बस मुख्तसर गोश गुजार कर दूं कि मुत्तहदा कौम मूवमेंट जब से वजूद में है वो इस तरह के मुख्तलिफ हालात से गुजरती रही है और इससे भी बदतरीन हालात मुत्तहदा कौम मूवमेंट ने और उसके सपोर्टर्स ने फेस किए हैं। हाँ, अलबत्ता ये क्या है, जो हमारा आज़म है वो ये कि हम जिस मकसद के लिए हमें लाया गया उसको डिलीवर करें।
और उसका मकसद ये है कि पुरअमन पाकिस्तान हो, और पुरअमन पाकिस्तान के लिए पुरअमन कराची ज़रूरी है। और कराची की ओनरशिप लेने वाली वाहिद जमात की हैसियत से हम उभर के आते रहे हैं। और हम ये भी समझते हैं कि दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के जिस तरह मेयर कराची दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास जा रहे हैं, और मुझे देखें वज़ीर आला साहब हों सिंध के या बिलावल साहब हों, इनकी तरफ से तो बहुत सारे पॉजिटिव किस्म के रिमार्क्स आते रहे हैं, मगर ग्राउंड के ऊपर हमें नज़र नहीं आ रहा। इस तमाम चीज़ों के बावजूद भी बहुत ही मजबूत अंदाज में हम दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास जा रहे हैं और समझ रहे हैं कि अब ये टाइम है कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरह लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन करवाने का डायरेक्टिव दे सकती है, जिस तरह मुख्तलिफ इदारे के जिनकी जिम्मेदारी नहीं है, जो कि डिज़ास्टर या अर्थक्वेक में काम करने के लिए आते हैं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की नाअहली की वजह से, कबल इसके कि ऐसे दीगर इदारे की जिनकी जिम्मेदारियां नहीं बनती वो बहालत मजबूरी आकर आपकी और मेरी जिम्मेदारी संभालें। ये वक्त है कि आप अपनी जिम्मेदारी को और हम कलेक्टिवली अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। रेहान साहब मेरे साथ मौजूद थे, शहर रज़ा साहबा मेरे साथ मौजूद थी, नुसरत सहर अब्बासी साहिबा ने मुझे टाइम दिया। आप सब तमाम मेहमानों का जिस तरह से बात रेहान साहब ने भी की है कि अब वक्त ये है कि तमाम जमातें आए, एक फोरम पर इकट्ठी हों, तमाम जमातें मिलकर कराची की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए, कराची के मसाइल को हल करने के लिए, कराची में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर करने के लिए काम करें, तो शायद सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ होगी। 100 डेज में अब देखते हैं कि मेयर साहब ने जो प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कराया है उसमें कराची में कितना चेंज आता है, इस पर भी हम बात करते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।